डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अच्छी बारिश के चलते इस साल देश भर में खरीफ फसलों के बुआई रकबे में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अभी तक 1065 लाख हेक्टेयर से अधिक में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल समान अवधि में बुआई का रकबा 1044 लाख हेक्टेयर रहा था। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के बूथो गांव में ज्यादातर किसान कर रहे हैं जैविक खेती। बूथो गांव के किसान जैविक प्याज का उत्पादन करके कमा रहे हैं काफी मुनाफा। कृषि विभाग की कोशिश दूसरे गांव के किसानों को भी जैविक खेती के साथ जोड़ने की। प्रधानमंत्री जनधन योजना के गौरवशाली 10 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। कहा, जनधन योजना से गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने और सम्मान के साथ जीवन जीने का मिला अवसर। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते कृषि क्षेत्र में खरीफ की फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की बुआई के रकबे में हो रही बढ़ोतरी की वजह से खाद्यान्न के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनने की ओर लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 97% से अधिक एरिया में पूरी हो चुकी है, जिसमें से 1065.08 लाख हेक्टेयर में अगस्त तक बुआई पूरी हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले यह 20.22 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों और गन्ने की बुआई में पिछले साल के मुकाबले तेजी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगस्त तक 394.28 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई और बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक सिर्फ 378.04 लाख हेक्टेयर एरिया ही कवर हुआ था, यानी इस साल 16.25 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ गया है। दलहन फसलों की बुआई अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल से अधिक एरिया कवर हो चुका है। अब तक 122.16 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 6.61 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। हालांकि देश में खरीफ सीजन वाली दलहन फसलों की बुआई का सामान्य क्षेत्र 136.02 लाख हेक्टेयर है। मोटे अनाजों की बुआई 185.51 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल से 8.02 लाख हेक्टेयर अधिक है। पिछले साल यानी 2023 में अगस्त तक सिर्फ 177.50 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाजों की बुआई हुई थी। मक्के की बुआई 87.23 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो पिछले वर्ष से 5.98 लाख हेक्टेयर अधिक है। ज्वार 14.93 लाख हेक्टेयर और रागी 9.17 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक तिलहन फसलों की बुआई 188.37 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। हालांकि तिलहन फसलों का सामान्य एरिया 190.18 लाख हेक्टेयर है। मूंगफली 46.82 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3.68 लाख हेक्टेयर अधिक है। जबकि सोयाबीन 125.11 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है, जो पिछले साल से 1.26 लाख हेक्टेयर अधिक है।
अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के लिए चिली के कृषि मंत्री एस्टेबन वालेंजुएला के नेतृत्व में आए उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। बैठक में परस्पर हित और सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कृषि सहयोग, बागवानी कार्य योजना और फाइटो सैनिटरी प्रमाण पत्रों के ई प्रमाणन पर समझौता ज्ञापनों का कार्यान्वयन शामिल है। चर्चा के अन्य विषयों में चिली और भारत दोनों देशों में कृषि के क्षेत्र में चुनौतियों और दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के अवसरों की खोज करना भी शामिल है। दोनों देशों के मंत्रियों ने टिकाऊ कार्य प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डाला और सहयोग को मजबूत करने के लिए कृषि साझेदारी को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चिली के मंत्री ने भारतीय आमों और अनार के लिए बाजार पहुंच के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया तथा भारतीय केले और बासमती चावल के आयात में चिली की गहरी रुचि से अवगत कराया। इसके जवाब में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने द्विपक्षीय व्यापार की पूरी क्षमता से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गुलाब, लहसुन, राजमा और अन्य वस्तुओं जैसे उत्पादों में व्यापार का विस्तार करने के अवसरों की खोज पर जोर दिया। चिली के मंत्री ने मौजूदा सूची में अखरोट, फल और सब्जियों को शामिल करके व्यापार किए जाने वाले कृषि उत्पादों की श्रेणी को व्यापक बनाने में रुचि भी व्यक्त की। अगली खबर बांदीपुरा से। बांदीपुरा का बुधू गांव जैविक उत्पादन करने वाले कश्मीर का पहला गांव बन गया है। गांव में किसान रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जैविक तरीकों से ही खेती करते हैं। बुधू गांव के ज्यादातर किसान जैविक प्याज की खेती करते हैं। कृषि अधिकारियों के मुताबिक जब से इस गांव की खेती को जैविक उत्पादन का सर्टिफिकेट मिला है, तब से यहाँ के किसानों को उनकी पैदावार की काफ़ी अच्छी कीमत भी मिलने लगी है। इस गांव में खाली प्याज बनाते हैं, जो कश्मीरी में प्राण बोलते हैं। हम तो सभी जो भी 180 चूल्हे है, इसमें तकरीबन 1200 आबादी है इस गुट्टू में, वो सब इसी प्याज के साथ काम कर रहे हैं। खास फसल जो यहाँ पर है प्राण, जिसको बोलते हैं कश्मीरी में चल्प, ये इस गांव का बहुत मशहूर मारूफ फसल है, क्योंकि इसकी ज़मीन की खैसियत ऐसी है, इसमें जो चावल पैदा होता है यहाँ पर, इसकी बनावट भी अलग ही है और इसका जो चाशनी वो भी अलग है। और चूँकि ये देर तक रहता है, ये 6 महीने 7 महीने तक रहता है और आम तौर इस्तेमाल होता है कश्मीर में, श्रीनगर, सोपोर, बड़े बड़े शहरों में या गांव में भी शादी के मौके पर इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लगातार कोशिश है कि वैसे एरियाज को फर्स्ट हैंड में लिया जाए कि जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा या बड़ा कम मिकदार में हो रहा है। उसके लिए जितने भी लवाजमात पूरे करने थे वो किए। और मुझे फख्र से ये बात कहनी पड़ती है कि जब हमने एक डिटेल स्वॉट एनालिसिस उस जगह क्या किया था, हम लोगों ने किसानों से बात की, जो प्रोड्यूस वहाँ उनका उस वक्त 8,000 से 9,000 रुपये किलो में बिकता था। जब हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिहाज से वो लवाजमात पूरे करने के बाद उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन डिक्लेयर किया, तो 12,000 से लेके 15,000 के बीच में इसकी कास्ट जो थी वो किसानों को मिली। फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक FPO बनाई कि इन लोगों का जो एग्रीगेशन हो और इस चेन में कैसे जोड़ा जाए, उनका मार्केटिंग प्लान क्या हो। उस FPO को स्ट्रेंथन करने के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो लगातार कोशिशें कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जहां हम जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन को अपनी अपॉर्चुनिटी समझते हैं और तमाम वो चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बड़े पैमाने पर उनको तरजीह दी जा रही है, तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम इस तमाम इलाका जात के जितने भी प्रोड्यूस हैं वो मुल्क के दूसरी रियासतें या मुल्क से बाहर भेजने के लिए जो भी लवाजमात हम लोगों को पूरे करने हैं वो करें। भीषण गर्मी और बारिश की कमी के कारण पंजाब के भटिंडा में इस साल सर्दियों में आने वाली अमरूद की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इस साल गर्मी इतनी तेज़ थी कि पेड़ों पर अमरूद ही नहीं आए और जो आए वो भी सूखकर नीचे गिर गए। भटिंडा के किसानों को उम्मीद थी कि इस साल उन्हें अमरूद की अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बार तो सर बहुत निराश किया ही मौसम ने, थोड़ा जिहा ज़्यादा
ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਲ ਜੀ ਝੜ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਝਣਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਫਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 5-7% ਫਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਨੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਨਕਮ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਫਲ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗੇਰਤਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਏਕਮ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੂਝੇ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਕਮ ਸਾਡੀ ਵਧੂਗੀ, ਵਧਣ ਦੇ ਜਿਸਮ घट गई। और अब बात करेंगे पीएम जनधन योजना की। साल 2014 में मोदी सरकार ने सबका खाता भाग्य विधाता के स्लोगन के साथ जनधन योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी के आह्वान के बाद योजना के उद्घाटन के पहले ही हफ्ते में 18 मिलियन बैंक खाते खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच पूरी दुनिया में एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा बैंक खाते भारत में खोले गए। आज इस योजना को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। आइए देखते हैं कहां तक पहुंची है दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जब मिशन मोड में सरकार की पहली योजना की शुरुआत की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन जाएगी। गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पीएम जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी, जो 2024 में 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ जमा थे, जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गए हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। रुपए डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार संख्या के साथ जोड़ने के बाद सरकार को लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल की आधारभूत संरचना ने गवर्नेंस के नए मॉडल डीबीटी व्यवस्था को जन्म दिया। डीबीटी के जरिए बीते 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचाए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत के लिए वित्तीय समावेशन के लिए एक सराहनीय योजना है। इसके बगैर भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने में 50 साल और लग जाते। 55 करोड़ लोगों को इस प्रणाली में शामिल किया गया है। महिला विश्व बैंकिंग वास्तव में 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ काम करती है। इसमें BOB, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। हमने जनधन प्लस नाम का एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है। इसके 3 घटक हैं: स्मॉल सेविंग, बैंकिंग सखी और टूल किट। जनधन प्लस सॉल्यूशन से 21 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है। क्यों इतना लोकप्रिय है जनधन खाता? पीएम जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है।
जो जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता धारक को फ्री रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हर खाते पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी लाभ मिलता है। हर खाते पर इस योजना के तहत 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कोविड के दौरान जनधन खातों में धनराशि पहुंचाने में काफी मदद मिली। असमय मृत्यु की स्थिति में इन खातों से जुड़ी बीमा राशि ने बड़ी राहत दी। 2018 के बाद बीमा राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। आज गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। लोग रुपए कार्ड का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। 8 साल से मैं इस खाते से लेन देन कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा का फ़ायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जुड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। इसलिए जनधन योजना जब से चालू हुई है तब से हमको इसका फायदा मिला। पीएमजेडीवाई ने 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला के रूप में काम किया है और जनधन योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर वंचित लोगों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। और अगली खबर गुजरात से। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा के अनुमान के साथ अगले 48 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य और दक्षिण गुजरात के जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अहमदाबाद, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी भी दी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान जारी है। निचले इलाकों में रहने वाले 23,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 16,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। मोरबी में 10 जलाशयों में पानी ऊपर तक भर गया है। मच्छू डैम में 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आवक होने के कारण बांध के 38 में से कई गेट खोल दिए गए हैं। वहीं मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात आवागमन बंद है। बाढ़ की वजह से मोरबी मालिया के नमक उद्योग, खेती और रेलवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर शाला और जाहिर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए सेना बुलाई है। सैनिकों की टुकड़ियां देवभूमि, द्वारका, आनंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट जिलों में तैनात की गई हैं। बचाव कार्यों के लिए राज्य भर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ 14 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ 22 टीमें तैनात की गई हैं। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी का स्तर भंडारण क्षमता के 87% तक पहुंच गया है। बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य के अन्य 76 बांध लगभग 100%, जबकि 46 बांध 70 से 100% तक भरे हैं। इसके अतिरिक्त 96 बांध हाई अलर्ट पर हैं। राज्य में इस बार बारिश औसतन से 99% से अधिक हो रही है। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर वर्षा कच्छ में और 108 मिलीमीटर वर्षा दक्षिणी गुजरात में दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मांडवी कांडला बंदरगाह पर खतरे का संकेत लगा दिया गया है। और इस बीच राजस्थान के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा अलवर, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर सहित कई अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उदयपुर और जोधपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी राजस्थान में बना डीप डिप्रेशन तंत्र गुजरात के उत्तरी हिस्सों में पहुंच गया है, जिसकी अगले 48 घंटों में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की ओर बढ़ने की भी संभावना है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव।
कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 26 अगस्त को लहसुन का भाव था 23,000 रुपए। 27 अगस्त को लहसुन का भाव 2,000 रुपए उछलकर 25,000 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 27 अगस्त को लहसुन का भाव 500 रुपए चढ़कर 16,000 से 16,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 26 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 12,425 रुपए। 27 अगस्त को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 12,450 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 27 अगस्त को लहसुन का भाव 12,700 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 26 अगस्त को मसूर का भाव था 6,730 रुपए। 27 अगस्त को 25 रुपए की तेजी के बाद 6,755 रुपए भाव हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 26 अगस्त को इसका भाव 6,600 रुपए था, जो 27 अगस्त को 20 रुपए चढ़कर 6,620 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 26 अगस्त को इसका भाव 7,300 रुपए था, जो 27 अगस्त को 50 रुपए गिरकर 7,250 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 26 और 27 अगस्त को मसूर का भाव 6,670 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 17,54,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 1,95,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा के किसान कपास के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहां कपास को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय कर लें। हरियाणा में ही बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मूंग और ग्वार को भी सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय भी कर लें। साथ ही यहां इस मौसम में किसान सभी खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। हरियाणा में इस समय फूल गोभी की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा में ही इस मौसम में नींबू, अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेर और आंवला के पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किसान मक्के को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए स्पिनोसैड का छिड़काव कर लें। प्रयागराज के किसान अरहर को लीफ रोलर से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। साथ ही यहां तिल में इल्ली की रोकथाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। उत्तर प्रदेश में ही किसान बैंगन को तना छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी उर्वरकों का स्प्रे कर लें। यहां इस समय लोबिया की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में किसान अमरूद के बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तर प्रदेश में ही इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और गाजर की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां की किसान प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार के किसान बाजरा की बुवाई के 30 दिन बाद
इसमें नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। बिहार में इस समय मिर्च और बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और नोल खोल की नर्सरी लगाई जा सकती है। बिहार में धान में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस ने जो किया वो निंदनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि कोलकाता में छात्रों के नवान्न आंदोलन में जिस तरह की बर्बरता ममता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है वह लोकतंत्र की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाती है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने कहा है कि न्याय लोगों का अधिकार है। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग किया। राज्यपाल ने कहा कि अब परिस्थिति जियो और जीने दो की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर NTF के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे होने का आज जश्न मनाया जा रहा है। योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है। कर्नाटक में बीजेपी ने मार्च 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को कर्नाटक आयोधिक क्षेत्र विकास बोर्ड की साइट दिए जाने पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कर्नाटक जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप सट्टा मामले की जांच को आधिकारिक रूप से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने के फैसले पर कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन वापस लेने का समय 30 अगस्त तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद साथ में चुनाव लड़ने का फैसला।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।